हाय गाइस, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम क्या 11वीं क्लास में सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसमें चल रहा है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बोहर मॉडल। क्या शुरू कर रहे हैं आज? बोहर मॉडल या बोहर मॉडल ऑफ एटम का बोहर मॉडल। कल हमने पढ़ाई थी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। उससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था हमने क्या, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। आप जानते हैं जैसे रदरफोर्ड मॉडल, देखो नील्स बोहर ने क्या करा, बोहर मॉडल जो है, ये जो साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, जिन्होंने ये मॉडल दिया था, प्रस्तुत किया था आप लोगों के सामने या लोगों के सामने फॉरवर्ड किया था, वो उनका कंप्लीट नाम नील्स बोहर है। ये डेनिश साइंटिस्ट है। कहाँ है ये? एक डेनिश साइंटिस्ट, डेनिश फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1913 में एक मॉडल लोगों के सामने रखा। वो मॉडल क्या था? इन्होंने क्या करे कि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ इम्प्रूवमेंट करें और अपने कुछ जो इम्प्रूवमेंट करे और उससे अपने पॉइंटों में कन्वर्ट कर दिया। तो जो इसके पॉइंट होंगे वे क्या होंगे? बोहर पोस्टोल्यूट्स। क्या होंगे वे? बोहर पोस्टोल्यूट्स या बोहर के पॉइंट होंगे। क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात तो इन्होंने ये मानी रदरफोर्ड की कि एटम क्या है? स्फेरिकल है। एटम क्या है? स्फेरिकल है जी। दूसरी क्या बात? स्फेरिकल है, बैरीमोनेट है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, फर्स्ट बात ये मान ली। दूसरी बात क्या कही थी रदरफोर्ड ने? दूसरी बात कही थी कि एटम के इनसाइड ए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। इन्होंने मान ली वो बात, है ना। और फिर क्या कहा था रदरफोर्ड ने? कहा था न्यूक्लियस के अराउंड, उस न्यूक्लियस के अराउंड, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स है। वेरियस सेल्स, अनलिमिटेड सेल। पता नहीं किन में इलेक्ट्रॉन घूमते, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते, पता नहीं किन में, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे ये नहीं बता पाए। ऑर्बिट कैसी थी वे? सेल्स कैसी थी वे? सर्कुलर सेल थी, सर्कुलर ऑर्बिट थी। इन्होंने मान लिया सर्कुलर ऑर्बिट से। पर इन्होंने ये बताया बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन्स जिन न्यूक्लियस के अराउंड जिन सेल्स में मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वे फिक्स एनर्जी की सेल होती हैं। क्या होती है वे? फिक्स एनर्जी की सेल। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, पर पता नहीं कौन सी सेल्स में। उस घूमते हुए सेल की, उस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, है ना, कौन सी सेल में घूम रहा है, ये नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड को। किसने बताया? नील्स बोहर ने बताया। नील्स बोहर ने क्या बताया? पहला पॉइंट इंक्लूड कर लिया रदरफोर्ड का इन्होंने कि एटम क्या है। अब इनके अकॉर्डिंग बताना है हम, बोहर के अकॉर्डिंग। इनका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट एटम क्या है जी? फर्स्ट पॉइंट इनका नील्स बोहर का, एटम क्या है जी? स्फेरिकल है। एटम क्या है जी? स्फेरिकल। और क्या है? एटम इज स्फेरिकल, बैरीमोनेट। और क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, यस सर। और इन्होंने बताया दूसरी बात, एटम है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। एटम क्या कंटेन करता? एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एन एटम। जो कहाँ प्रेजेंट होता है ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस? एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तीसरी बात क्या बताई? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in around the nucleus, electron
revolving around the nucleus in circular orbits या cells which have fixed energy. मेन कंटेंट तो यही पॉइंट है। ये बात तो उन्होंने रदरफोर्ड ने भी कही थी, ये बात भी रदरफोर्ड ने कही थी, लेकिन ये बात किन्होंने कही? नील्स बोहर ने करी। क्या कही? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसी सेल में, कैसी ऑर्बिट में अराउंड कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में। ये बात उन्होंने भी कही थी, सर्कुलर ऑर्बिट है। लेकिन जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स में या सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनकी एनर्जी क्या है? फिक्स। इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट में मूवमेंट कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है। जबकि रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऑर्बिट में घूम रहा है। नील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स एनर्जी की सेल्स में, किसमें? फिक्स एनर्जी की सेल्स में मूवमेंट करते हैं, फिक्स एनर्जी की सेल में मूवमेंट करते हैं। और इन फिक्स एनर्जी की सेल को फिक्स्ड एनर्जी सेल्स या ऑर्बिट्स तो क्या बोलते हैं जी? सेल्स या ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी सेल्स बोलते हैं। स्टेशनरी का मीनिंग ये नहीं है, कि उसमें इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चाहे उसमें उस ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। मैं 10 में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज उस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। ये मीनिंग है इस बात का। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स या सेल्स को क्या बोला गया? एनर्जी लेवल। क्या बोला गया? एनर्जी लेवल्स। तो सेल्स को देखो, सेल्स क्या है? जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो बात जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं ना? ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ये नहीं क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। सर तब नेक्स्ट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसे कर लेना, समझ लेना जी। हटाओ इसे। अब बताया आगे नील्स बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन जिन सेल्स में मूवमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिन फिक्स एनर्जी की सेल में मूवमेंट कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं, उनकी एनर्जी फिक्स एनर्जी। ये तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन जिन फिक्स एनर्जी की सेल में रिवॉल्विंग कर रहे हैं, उस घूमते इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, NH/2πk इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल इसका मीनिंग क्या है? आप जरा सुनेंगे। सपोज देखो आप सुन लो, पहली सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा, न्यूक्लियस के अराउंड मान लो बहुत सारी सेल्स हैं। सपोज फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, उस सेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम भी सेम होगा। तो उसके लिए फर्स्ट के लिए क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? 1h/2π। किसके लिए? फर्स्ट सेल के लिए। सर
किसके लिए? फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा? 2h अपॉन 2 पाई। थर्ड सेल के लिए क्या होगा सर? 3h अपॉन 2 पाई। फोर्थ सेल के लिए क्या होगा सर? 4h अपॉन 2 पाई, 4h अपॉन 2 पाई। यस जी, 4h अपॉन 2 पाई। फोर एच अपॉन 2 पाई है जी। तो हम क्या कह सकते हैं? nth सेल के लिए, किसके लिए? nth सेल के लिए, nth सेल के लिए किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? nh अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड सेल के लिए, थर्ड सेल के लिए, फोर्थ सेल के लिए। इसका मीनिंग क्या है जी? इसका मतलब n की क्या वैल्यू है यहाँ? इसका मीनिंग n की क्या वैल्यू है यहाँ? n इक्वल टू 1 2 3 4 and 5। और यहाँ n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ, n क्या है? n है जी नेम ऑफ सेल। n क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। या क्या कह सकते हैं? नेम ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। नेम ऑफ सेल कैसे बता रहे हैं सर? n इक्वल टू 1 के लिए सेल क्या हुई? के। क्या नाम दे दिया? n इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट सेल का नाम दे दिया के। n इक्वल टू 2 के लिए सेल का नाम दे दिया क्या? l। n इक्वल टू 3 के लिए सेल का नाम दे दिया m, कैपिटल M। n इक्वल टू 4 के लिए n का सेल का नाम क्या दे दिया? m। ऐसे n इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा सेल का नाम? o। n इक्वल टू 6 के लिए p। n इक्वल टू 7 के लिए q, k l m n o p q r s। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तो सेल क्या होंगी? के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। यस, इतनी बात समझ में आई? मतलब इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं साइज में मूवमेंट करते हैं। ये कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन कैसी साइज में मूव कर रहे हैं जिनकी एनर्जी फिक्स थी, या ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं साइज में मूव करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। NH अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यस सर। n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ सेल या नेम ऑफ सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि नेम ऑफ सेल n इक्वल टू 1 क्या बता रहा है? के। n इक्वल टू 2 बता रहा है l सेल, नाम दे दिया सेल का। n इक्वल टू 3 के लिए m, n इक्वल टू 4 के लिए n, n इक्वल टू 5 के लिए o, n इक्वल टू 6 के लिए p। सर n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ सेल्स। क्या बता रहा है? नंबर ऑफ सेल्स। अब सर देखते रहना है, अब मैं इसे हटा रहा हूँ, यहाँ कुछ बातें और सीखनी है अभी, तो इसे हटाओ पहले। क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। एटम बना रहे हैं हम। क्या बता रहे हैं? बना रहे एटम। कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, इधर बताओ n इक्वल टू 1, सेल का नाम क्या है? k। इस सेल का नाम k। n इक्वल टू 2 के लिए सेल का नाम है l। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के लिए सेल का नाम है m, n इक्वल टू 4 के लिए सेल का नाम है n, n इक्वल टू 5 के लिए सेल का नाम है O, n इक्वल टू 6 के लिए सेल का नाम है P, एंड दैट्स ऑल। आगे बढ़ सकते हैं हम। यस, नो, यस। जी, ये हो गया। अब सर यहाँ कुछ और बातें बतानी है। क्या? सपोज फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, दोनों की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। सेकंड सेल के लिए भी यही है। थर्ड सेकंड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये बात होगी, थर्ड सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी ये बात होगी। अब हम टॉपिक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन, भाई किसकी, वो क्लार्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की थ्योरी थी कि चार्ज पार्टिकल, क्या बताया था कि जब कि चार्ज पार्टिकल है ना, कि दूसरे के इन्फ्लुएंस में क्या करता, मूव करता, ये सुनो, तो क्या होता है उसमें, वो एनर्जी लूज करता रहता है। क्या करता है, एनर्जी लूज। इन्होंने कही नील्स बोर ने कि जब भाई इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी की सेल में घूम रहा है, उसकी एनर्जी फिक्स है, पता है हमें, तो वो अपनी सेल में घूमते हुए ना तो इलेक्ट्रॉनों का लूजिंग करेगा ना इलेक्ट्रॉनिक गेनिंग करेगा। जो एनर्जी है उसी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी के साथ क्या रहेगा, अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। वो घूमता इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ना तो एनर्जी लूज करेगा और ना एनर्जी एमिट करेगा, अपनी एनर्जी अपनी सेल में घूमते हुए। अब नेक्स्ट बात है, हाँ, यदि बाहर से तुमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा दी, सपोज किसमें, इलेक्ट्रॉन पास वाली न्यूक्लियस के पास वाली सेल्स में मूव कर रहे हैं। अब देखो ये बात और बतानी है, न्यूक्लियस के पास वाली सेल कौन सी थी, दूर वाली कौन सी थी, तो पास वाली सेल्स को, भाई सेल को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल जी। पास वाली सेल को क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। पास वाली सेल की एनर्जी कम होती है, सबसे क्या होती है, कम। सबसे दूर वाली सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, हाइयर एनर्जी लेवल। अब हम इसे दिखा रहे हैं, उन्हें किन्हें दिखा रहे हैं, 4 सेल्स दिखा रहे हैं फिलहाल के तौर पर। इसे क्या बोलेंगे, हाइयर एनर्जी लेवल, हाइयर एनर्जी लेवल। सर सपोज इस सेल की, फर्स्ट सेल की एनर्जी E1, सेकंड सेल की E2, थर्ड सेल की E3, फोर्थ सेल की E4। देखो सर, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही तो ऑर्बिट की रेडियस बढ़ रही है, उस ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ रही है, उस ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ रही है। इन्हें लोअर एनर्जी लेवल बोला गया, इसे हायर एनर्जी लेवल। पास वाली 2 सेल है, ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, ऐसा भी कह सकते हैं सर। 2 सेल के बीच की एनर्जी, 2 सेल के बीच की एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। 2 सेल पास वाली, यदि फर्स्ट और फोर्थ लें, फर्स्ट और फोर्थ, तो डेल्टा E इक्वल टू E4 माइनस E1 कुछ भी ले सकते हैं। तुम्हें जो सी सेल की एनर्जी चाहिए वो निकल जाएगी। टोटल एनर्जी डिफरेंस E1 की अलग है, E2 की अलग है जी। अब सुनो सर, हम थे कहाँ, ये बात चल रही थी कि इलेक्ट्रॉन जिस सेल में भी घूम रहा है, वो मूवमेंट करते हुए घूमते हुए ना तो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ना एनर्जी एमिट करता है। अब क्या कर दिया है ना, उस कंडीशन में जब वो फिक्स एनर्जी की सेल्स में घूम रहा है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा कि वो कौन सी स्टेट में है, वो ग्राउंड। वो कौन सी स्टेट में, वो ग्राउंड स्टेट में। किसमें है, ग्राउंड स्टेट में। किसमें है वो, ये ग्राउंड स्टेट में है वो। अब तुमने बाहर से कहीं से उसमें अपनी ग्राउंड स्टेट में घूमते हो, वो ना एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन तुमने कहीं बाहर से क्या दे दी, एनर्जी प्रोवाइड करा दी है ना, गर्म कर दिया या किसी भी आउटर सोर्स है, तो इसके लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन, किसके लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, क्या करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके और जंप करके, क्या करके, जंप करके हाइयर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, हाइयर एनर्जी। जितनी एनर्जी दे दो भाई, पर्टिकुलर सेल की एनर्जी अलग अलग है, पर्टिकुलर एनर्जी होती है इनकी जी, तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो उस सेल्स में चले जाएंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया, हाइयर एनर्जी लेवल में जंप कर गया। इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को
इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जब कहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ जम कर, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में वो कितने सेकंड ठहरेगा, 10⁻⁶ सेकंड ठहरेगा, है ना। और क्या करेगा वो, फिर अपनी उन्हीं सेल्स में वापस जाएगा। पहले जंप करके यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ कहीं भी आ सकता, और जितनी भी आगे सेल्स होंगी वहाँ तक जा सकता। जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो उस सेल्स में चला जाएगा, कहाँ, हायर एनर्जी लेवल में। और वहाँ कितनी, उस स्टेट में क्या कराएगा, एक्साइटेड स्टेट में, और वहाँ कितनी सेकंड ठहरेगा, 10⁻⁶ सेकंड ठहरेगा, और वापस क्या चलेगा, वापस अपनी उन्हीं सेल्स में चलाएगा। उस समय वो क्या करेगा भाई, शुरू में क्या करा उसने, लोअर एनर्जी लेवल से जब वो हायर एनर्जी लेवल में आया तो इसने क्या करा, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। क्या करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी। उसे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लोअर से जब हायर में आया, लोअर से हायर में आया तो क्या करा उसने, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जिसे क्या बोला गया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जी। और सर वहाँ 10⁻⁶ सेकंड ठहरा, कहाँ चला गया, अपनी उसी साइज में, जितनी जिस साइज में था लोअर एनर्जी लेवल उसमें जाएगा। तो वापस जाता हो वो क्या करेगा, वेरियस वेवलेंथ की, वेरियस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एनर्जी अमिट करेगा। क्या करेगा, एनर्जी अमिट करेगा। वो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी में क्या क्या होगा, वेरियस वेवलेंथ की रेज होंगी, वेरियस वेवलेंथ की रेज होंगी, रेडिएशन होंगी, या वेरियस फ्रीक्वेंसी की रेज होंगी। सर उसकी स्टडी करी किससे, उसकी स्टडी करी मतलब एक स्पेक्ट्रम आया। क्या है, जब उसकी स्टडी करी उन रेज की स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो एक स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, स्पेक्ट्रम, जिसे आप क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। लेकिन वो क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूस, लेकिन कंटिन्यूस नहीं था, क्या था, लीनियर आया था। क्या था, लीनियर। मीन्स जब उसकी स्टडी करी तो लाइनें दिखाई दे रही, लाइनें दिखाई दे रही अलग अलग कलर की, जिसे क्या बोला गया था, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसे क्या बोला गया था, लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। और वो क्या कर जाएगा, वापस अपनी साइज में आ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल में वापस आ जाएगा। तो उसने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में तो क्या करा, वेरियस वेवलेंथ की, वेरियस फ्रीक्वेंसी की रेज एमिट करी, जिसे आप जिनका एनालिसिस किससे कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से। फिर आपको एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। जी सर। अब सर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाते हो, जो एनर्जी डिफरेंस था, जो एनर्जी थी वो क्या थी, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 जी। और ये डेल्टा E इसके इक्वल होता है सर H न्यू। यहाँ H क्या है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और न्यू क्या है सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज, जो उनसी भी रेज है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। सर ये आगे बढ़ रहा है, न्यू इक्वल टू क्या हो, c/λ, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो h/λ ये भी हो सकता है सर। और ये किसके इक्वल है, E2 माइनस, ये भी हो सकता है सर जी। ये आ गया। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मॉडल क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, और आप बुक से पढ़ सकते हैं। जो दिक्कत है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अब ये सिलेबस में इतना ही बचा है, बोहर मॉडल, जो मैंने उसके पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या था, या कंपटीशन के लिए आज भी क्या है, ये जो रिजल्ट आई है इसका एक डेरिवेशन आता है एनर्जी का। क्या था, एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr इक्वल टू NH/2πb, वेलोसिटी के लिए एक आता है। ये आ जाता है वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए
और ये रे आर इक्वल टू NH अपॉन MB, इनके लिए रिलेशन निकलते हैं बहुत सारे। वो कंपटीशन लेवल का अब नहीं है, आप कहेंगे तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा, कोई इशू नहीं है ऐसा, है ना। लेकिन वो कंपटीशन लेवल का है। हम जितना बता रहे हैं, यदि आप इतना भी पढ़ लें 11th लेवल पर, आपके लिए बहुत है, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके सर जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। आपको जो दिक्कत हो वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में। थैंक यू।